Hello guys, Radhe Radhe, welcome to my channel. I am Nitish Singh and I recently qualified IIT JEE 2022 and I got EC branch at IIT Guwahati. So आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू कवर बैकलॉग। तो सबसे पहले समझते हैं कि बैकलॉग होता क्या है। तो बैकलॉग वो सिलेबस जो सर ने क्लास में पढ़ा दिया है और आपने नहीं की है, तो जिसे अपन पुराने पाप भी बोल सकते हैं। हाँ दोस्तों, पुराने पाप। तो क्या ये पुराने पाप मेरे आने वाले भविष्य को खराब कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, अगर आपने सही समय पे ध्यान नहीं दिया तो। लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे हो इसलिए मेरे वीडियो को देख रहे हो। तो डोंट पैनिक टू मच अबाउट बैकलॉग, डोंट वरी। सो आज मैं आप लोगों को कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना बैकलॉग रिड्यूस कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग अपने दिनचर्या में से कुछ टाइम निकालना है। और एक चीज ध्यान देना, करेंट टॉपिक को नहीं छोड़ना है। अगर क्लास में करेंट टॉपिक चल रहे हैं तो उसे नहीं छोड़ना है, ये ध्यान देना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, करेंट टॉपिक छोड़ देते हैं और इसके करेंट टॉपिक के बाद में ये फिर से मेरे लिए बैकलॉग बन जाता है और ये बैकलॉग कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। इसीलिए करेंट टॉपिक को नहीं छोड़ना है और करेंट टॉपिक पढ़ते हुए चलना है, साथ साथ बैकलॉग रिड्यूस भी करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, मान लो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया ये और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए इसमें। मान लो ये स्फीयर है और ये भी स्फीयर मान लो, और यहाँ पे वेलोसिटी v1, और आपको फाइंड करना है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्फीयर टू व्हेन इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। तो आपको ये फाइंड करना है यहाँ पे। तो आपको कुछ पल्ला नहीं पड़ रहा है इसमें, क्या करे नहीं करे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन देखोगे, सही है। और सॉल्यूशन देखने के बाद इसमें देखोगे कि कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है। जैसे मान लो फर्स्ट इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज हुआ होगा, और वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज हुआ होगा इसमें, और सेंटर ऑफ मास का भी कंसेप्ट यूज हुआ होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के बाद आप एक वीक टॉपिक करके एक नोटबुक बना लेना। और वीक टॉपिक नोटबुक में सबसे पहले डेट डाल लेना यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लेना कि जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम अपने क्लास नोट से या कहीं वीडियो लेक्चर देख लेना 1.25x पे। लेकिन बस वही कंसेप्ट देखना, वर्क एनर्जी थ्योरम ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत से वर्क पावर एनर्जी पढ़ने बैठ गए। हम लोग यही करते हैं, शुरुआत से पढ़ने बैठ जाते हैं और बाद में पता चलता है कुछ नहीं हुआ। इसलिए आप लोग बस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वीक टॉपिक। इसलिए नोटबुक का नाम है, आप इसे अपन स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो क्लास नोट्स हो गया, या फिर 1.25x पे वीडियो लेक्चर देख के और एटलीस्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर ले इस टॉपिक पे, ताकि आपका वर्क एनर्जी थोड़ा में स्ट्रांग हो जाए और कभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप नहीं फंसे। तो मेरा मानना है कि मैं इसी तरह से रिड्यूस कर लेता था, मतलब बैकलॉग को। जैसे मेरा ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाता था। और फिर सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास में भी देखेंगे, इसमें इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाकर के किस तरह से वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास टॉपिक होगा, आप इस टॉपिक को देखिए कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में किस तरह से अपन यहाँ पे बैठ के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे दे देते हैं। फिर इसके रेस्पेक्ट में अपन रुक के देखते हैं, वेलोसिटी को एनालाइज करते हैं। तो आप बस यही टॉपिक पढ़ना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और बस यही टॉपिक पढ़ के और इसमें नोट डाउन कर लेना। और इसके भी सर ने 2-4 क्वेश्चन करवाए होंगे, जैसे जैसे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे कि ये स्प्रिंग दिया हुआ है और यहाँ पे अपन
वेलोसिटी मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी का रेंज, क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को सर करवाए होंगे। तो यही 5-6 इसी टाइप के 5-6 क्वेश्चन कर लेना, एक और एक क्वेश्चन ये भी वेलोसिटी भी है। और बाद में आप लोग को ये स्ट्रिंग पहले कुछ इस टाइप से था, और यहाँ पे टेंशन निकालना है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन करवाए होंगे। अगर नहीं करवाए होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं किसी दिन इस टॉपिक पे एक वीडियो लेक्चर डाल दूंगा। नेक्स्ट है कि आप इस तरह से टॉपिक वाइज स्ट्रोंग होते चले जाएगा, और मेरे बातों को ध्यान से सुना। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए ही बता रहा हूँ, एक चीज ध्यान में रखना है ये। तो इसलिए डोंट टेक लाइटली, सो अदरवाइज यू विल रिग्रेट लेटर, सो बाद में आप पछताओगे। फाइंड द नेक्स्ट थिंग्स। नेक्स्ट थिंग्स कि अगर आप 11th 12th में हो और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जनरली आप एक काम कर सकते हो कि मान लो कि आपका डेली रूटीन रूटीन आप 7 आवर्स का है, तो आप कोशिश करो कि इससे 7 आवर्स को 9 आवर्स में करे, और यहाँ पे 2 घंटा निकालो आप किसी भी तरह से। अब ये 2 घंटा हो सकता है आप पहले 8 घंटा सो रहे थे, आप 6 घंटा सो, या 7 घंटा सो। पहले आप 1 घंटा, मान लो 1 घंटा मोबाइल चला रहे थे, आप आधा घंटा मोबाइल चलाओ, हाफ एन आवर। तो मोबाइल चलाना जरूरी है, आधा घंटा ब्रेन को रिलैक्सिंग मूड में डालना जरूरी है, इसलिए आधा घंटा कम कर दो, धीरे धीरे रिड्यूस करो। और कोशिश करो कि 2 घंटा एक्स्ट्रा कहीं से ना कहीं से निकाल। और इस 2 घंटा में क्या करो, सबसे पहले देखो कि मेरा कौन सा चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है। तो एक पेज ले लेना इस पे, और सबसे पहले लिखना कि जैसे ये मेरा रोटेशन बचा हुआ है, या फिर मैथ में परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, और नेक्स्ट टॉपिक मान लो इसमें लिमिट नहीं हुआ है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना बाकी है। तो टॉपिक डाल देना, और कोशिश करना कि एक दिन में रोटेशन का थ्योरी पढ़ ले। तो थ्योरी आप पढ़ लिए तो थ्योरी, हो सके तो वीडियो लेक्चर से पढ़ लेना। तो वीडियो लेक्चर अगर चैप्टर अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तब तो आप एक काम करना, सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखना, अच्छे से देखना वीडियो लेक्चर। और फिर एक्सरसाइज 1 और जेई मेंस कर लेना। बस इतना ही करना है सबसे पहले। एक्सरसाइज 1 सबसे पहले वीडियो लेक्चर से देख लेना, और फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर हो गया, तो फिर इसके लिए भी आप थ्योरी पढ़ो। और क्लास इलस्ट्रेशन पे ध्यान देना कि सर ने जो क्लास इलस्ट्रेशन करवाए हैं, तो इस उसे अच्छे से पहले कंप्लीट करके फिर एक्सरसाइज 1 और जेई मेंस। एक्सरसाइज 1 करना तुम जेई मेंस लेवल का होता है, सीट में दिया होता है, वही करना है। तो बस यही है। और सबसे पहले पूरे चैप्टर का, सारे चैप्टर का आप एक्सरसाइज 1 और जेई मेंस लेवल कंप्लीट कर लो, जितने अभी बैकलॉग है। तो कम से कम ये धीरे धीरे आप करोगे तो जनरली टाइम दोगे तो ये जल्दी हो जाएगा। और नेक्स्ट थिंग्स है कि मान लो कि, हाँ नेक्स्ट थिंग्स है कि मान लो कि आप सारे चैप्टर का जेई मेंस और एक्सरसाइज 1 लगा लिया। अगर टाइम बचे तो फिर नेक्स्ट में फिर से इसी ऑर्डर में एक्सरसाइज 2 लगाओ, फिर इसका एक्सरसाइज 2 लगाओ, एक्सरसाइज 2 इसका लगाओ। जितना भी चैप्टर बचा है इस तरह से करते जाओ। इससे क्या होगा ना कि आप प्रीवियस टॉपिक के भी आप टच में रहोगे। फिर एक्सरसाइज 2 करने के बाद आप क्या करो, फिर जेई एडवांस लगाओ, एडवांस लगाओ, फिर जे एडवांस के क्वेश्चन आपने लगा लिया, तो इस तरह से प्रीवियस टॉपिक के टच में रहोगे। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप दो एक्सरसाइज 1 जेई मेंस लेवल, और सेकेंड प्रायोरिटी दो एक्सरसाइज 2, फिर थर्ड दो जे एडवांस। लेकिन हम लोग क्या करते हैं,
एक टॉपिक उठाए रोटेशन, ठीक है। अब रोटेशन कंप्लीट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस रोटेशन का एक्सरसाइज 1 लगाएंगे, फिर एक्सरसाइज जेई मेंस लगाएंगे, फिर एक्सरसाइज 2 लगाएंगे, फिर एडवांस क्वेश्चन लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे तो इससे क्या होगा ना, आप एक ही टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करते रहोगे। एक ही टॉपिक में आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में थोड़ी ना सिर्फ रोटेशन का ही क्वेश्चन आना है। एग्जाम में तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आना है, और रोटेशन भी आना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आना है। तो आप कोशिश करो कि अगर मेरे तरीके से सॉल्व बैकलॉग को रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, एक्सरसाइज 1 पहले करोगे सारे चैप्टर का, फिर एक्सरसाइज 2 करोगे। इस तरह से क्या होगा, आप टच में रहोगे। तो इस तरह से मॉक टेस्ट भी आप जब दोगे कोचिंग में, तो मॉक टेस्ट भी जब दोगे तो जल्दी से आपका टॉपिक कंप्लीट होते चले जाएगा। इस तरह से एक बार जेई मेंस लेवल लगा लोगे तो इतना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि मॉक टेस्ट में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। इसीलिए आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। और अगर आप जेई 2023 में अपियर होने वाले हो तो आप लोग क्या करो, इस समय इस दौरान तो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में वीकली नहीं तो मंथली टेस्ट होते ही होंगे। तो मंथली वीकली टेस्ट देते रहो। टेस्ट कभी नहीं छोड़ना है अपने को, टेस्ट देते रहना है। और टेस्ट देते आप लोग इस तरह से कर सकते हो, मान लो टेस्ट दिया, टेस्ट में एनालिसिस करो सबसे पहले। और एनालिसिस करने के बाद देखो कि मान लो कि कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, तो थर्मोडायनेमिक्स का आ गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं सॉल्व होगा। हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आयोनिक कंसेप्ट यूज हुआ हो। तो सबसे पहले वीक टॉपिक बना लो, वीक टॉपिक का एक नोटबुक बना लो। और इससे क्या करना है, आप इस वीक टॉपिक के नोटबुक में आप जिस टॉपिक को डाल दें, जैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम है तो आयोनिक इक्विलिब्रियम का देख लो, टाइट्रेशन में मेरे को गलती हुआ तो टाइट्रेशन लिख दो। और जाके नोट्स में पढ़ लो टाइट्रेशन क्या है नहीं है। फिर अगर वीडियो लेक्चर है आपके पास तो वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। और इस पे जो सर क्वेश्चन करवाए इलस्ट्रेशन में, इलस्ट्रेशन देख लो। और आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल के सॉल्व एग्जाम पर देख लो, करना नहीं है बस देखना है। इससे क्या होगा ना कि टाइट्रेशन टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जितना ज्यादा टेस्ट दोगे तो टेस्ट देने का बेनिफिट भी होगा। और साथ में टेस्ट तो दे दिया आपने, और साथ में आपके पास जो टाइम बचे, जैसे एक सप्ताह में एक दिन टेस्ट होगा, 6 दिन जो आपके पास टाइम बचे, इन 6 दिनों में आप एक स्मार्ट प्लानिंग बनाओ। बहुत अच्छे से प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तो आप एक अच्छा प्लानिंग बनाओ और एक चैप्टर वाइज लिखो कि मेरा कौन कौन सा चैप्टर बचा हुआ है। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगा कि मैथ के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैथ के लिए आप सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखो, एओडी सबसे पहले कंप्लीट करो, अगर नहीं कंप्लीट किया है तो इसमें भी ऐसा तो नहीं है कि आप 2 साल टाइम वेस्ट किए होगे, कुछ ना कुछ तो आपको आता ही होगा। तो आप एओडी के थ्योरी पढ़ो सबसे पहले, नोट्स क्लास नोट्स से थ्योरी पढ़ने के बाद आप सेकेंड थिंग्स है कि इलस्ट्रेशन लगाओ। एंड थर्ड थिंग्स है कि सॉल्व एग्जाम पर देखो, जो मॉड्यूल में करना नहीं है बस एक बार देख लेना। एंड द लास्ट थिंग्स की इसके बाद जेई मेंस लगा लो, पीवाईक्यू। बस जेई मेंस ही लगाना है अभी, बस ओनली जेई मेंस। और इसके बाद एओडी हो गया। और फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर 3D ले लो। तो वेक्टर 3D भी इसी तरह से करो, थ्योरी पढ़ो, इलस्ट्रेशन लगाओ, सॉल्व एग्जाम पर देखो जो आपके सीट में दिया हुआ है। और जेई मेंस का पीवाईक्यू लगा लो। फिर वेक्टर 3D के बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इस तरह से आप प्रायोरिटी ऑर्डर देते जाना। सबसे पहले एओडी कंप्लीट करना है, फिर वेक्टर 3D, फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। और इसके बाद सर्कल कंप्लीट कर लेना है। फिर इसके बाद कोनिक सेक्शन। और कोनिक सेक्शन में जैसे पाराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया।
तो आप देखोगे जनरली जेई के एग्जाम में तो यहाँ से 50% क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस 50% को आराम से विद इन 2 मंथ कवर कर सकते हो। विद इन 2 मंथ आराम से आप कवर कर सकते हो। और मेरा मानना है कि आप इसी तरह से करना, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर उठा लिए एओडी है, अब एओडी का ही अपन एक्सरसाइज 1 लगा रहे हैं, फिर एक्सरसाइज 2 लगा रहे हैं, फिर जेई मेंस लगा रहे हैं, फिर जेई एडवांस लगा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है एओडी। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हाँ, तो जेई में एडवांस लगा रहे हैं तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना है कि आप लोग पहले इन चारों पे ज्यादा ध्यान दो। सबसे पहले थ्योरी, इलस्ट्रेशन, सॉल्व एग्जाम पर जेई मेंस। इससे आप विद इन 2 मंथ में कंप्लीट कर लोगे। लेकिन आप लोग इस तरह से करोगे तो 2 मंथ में बस आप या तो 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन इस तरह से 2 मंथ में आप जितना भी आपका बैकलॉग है सारा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको मॉक टेस्ट देने में भी मजा आएगा, क्योंकि आप लोग इतना तो एटलीस्ट सफिशियंट कंडीशन तो आप कर लियो जिससे आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाए। तो नहीं तो इस तरह से करोगे तो वेक्टर 3 तक पहुंचे, मान लो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ गया, आप अप्रोच ही नहीं लगा रहे हो एग्जाम में, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी, इसीलिए। हाँ दोस्तों, प्रायोरिटी 2 पे आप लोग सबसे पहले डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ दो। और सेकेंड थिंग्स, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लो। और लगे हाथ तो एरिया अंडर द कर्व भी पढ़ लो। और फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लो। इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में आप लोग पढ़ोगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि जनरली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वेक्टर 3D से, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने दिया है उसे। और कोनिक सेक्शन भी सबसे ज्यादा आता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने कोनिक सेक्शन को ही दिया है। और फिर थर्ड प्रायोरिटी ऑर्डर देख लो। नेक्स्ट, तो थर्ड पे आप लोग ले लेना सीक्वेंस सीरीज। और इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ लेना अगर नहीं पढ़े हो तो। और बाद में फंडामेंटल ऑफ मैथ पढ़ लेना, अपन तो पढ़ते ही है फंडामेंटल ऑफ मैथ। और इसी तरह से मैं केमिस्ट्री का, फिजिक्स का भी बता देता हूँ। तो फिजिक्स में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आप लोग डालना, यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ, तो प्रायोरिटी 1 सेकेंड में डालना। सबसे पहले आप हीट पढ़ लेना, जैसे हीट में थर्मोडायनेमिक्स, एंड सेकेंड थिंग्स की हीट ट्रांसफर, और थर्ड इलास्टिसिटी एंड कैलोरीमेट्री। तो हीट पढ़ना आसान टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट भी कर लोगे। इसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ लेना। और फिर इसके बाद आप लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गया, हीट हो गया, इसके बाद आप लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लेना। मॉडर्न फिजिक्स में हो गया जैसे रेडियो एक्टिविटी हो गया, न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया, तो ये सब पढ़ लेना। और इसके बाद आप लोग इरर एंड प्रैक्टिकल फिजिक्स पढ़ लेना। बिलीव मी, 40% सिलेबस तो जेई में यहाँ से तो आना ही है। अब प्रायोरिटी 2 पे आप मैकेनिक्स पढ़ लो। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है इसमें मैकेनिक्स का कोई यूज नहीं है, कहीं पे भी नहीं यूज आएगा मैकेनिक्स। यहाँ पे मैकेनिक्स पढ़ लो। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ो। और इसके बाद करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो। और कैपेसिटर पढ़ लो। और इसके बाद करेंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, इसके बाद और क्या बचा अपने पास, हाँ ईएमआई एंड एसी। दो प्रायोरिटी में देख लो, पहले प्रायोरिटी 1 कंप्लीट करो और 2 करो, इस तरह से बहुत फास्टली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे मार्क आ जाएंगे। तो ये मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए बता रहा हूँ। और फिर केमिस्ट्री भी बोल बता देते हो। केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल, और फिर आईओसी एंड ओसी।
फिजिकल में सबसे पहले आप मोल पढ़ो, मोल एंड रिडॉक्स, बहुत अच्छे से पढ़ो ये। क्योंकि जेई एडवांस में या मेंस में मोल के क्वेश्चन तो होते ही हैं, साथ में जो अदर चैप्टर होते हैं ना उसमें भी मोल लिंक हो जाता है, इसलिए आप मोल को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। और रिडॉक्स को, मोल और रिडॉक्स के बिना तो है ही नहीं फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद आप पढ़ लो, आयोनिक पढ़ लो। आयोनिक के बाद आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लो, और इसी में थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ लेना, थर्मोकेमिस्ट्री। और ये प्रायोरिटी 1 में डाल देना, और प्रायोरिटी 2 में आप पढ़ लेना जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, लिक्विड सॉल्यूशन। हाँ, प्रायोरिटी 1 में आप लोग लिक्विड सॉल्यूशन को भी डाल दें, लिक्विड सॉल्यूशन। और फिर प्रायोरिटी 2 में यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेना, सॉलिड स्टेट पढ़ना, और गैसियस स्टेट, रियल गैस। और आईओसी में भी बता देता हूँ। आईओसी में तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग, आप लोग केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है। और एक चीज ध्यान देना कि ये सब टॉपिक को सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम पर लगाना। सीट अगर नहीं की है तो भी तभी एनसीईआरटी एग्जाम पर लगाना, और इसके बाद जेई मेंस लगा लेना। पहले इतना ही करना, फिर इसके बाद एडवांस लगाना, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम पर लगाना फिजिकल केमिस्ट्री। और इसमें आईओसी में सबसे पहले आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो, स्ट्रॉन्ग बनाओ, सबसे पहले काफी अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और मेटलर्जी पढ़ लेना। एक काम करना, ये मेटलर्जी को हमेशा रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम, नहीं तो आज पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। और इसके बाद साल्ट एनालिसिस, काफी डेंजरस टॉपिक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। सबसे पहले रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फॉर जेई मेंस। और इसके बाद जेई मेंस का पीवाईक्यू लगा लो। और एडवांस के लिए एडवांस का पीवाईक्यू और एक्सरसाइज 2 लगा लेना। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लेना लाइन बाय लाइन, क्योंकि जेई मेंस में डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आ जाता है। और इसके बाद अब उसी का ही बता देते हैं। उसी में सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लेना। और इसके बाद फिर जीओसी पढ़ लेना। और इसके बाद हाइड्रोकार्बन पढ़ लेना। फिर हेलोजन डेरिवेटिव भी पढ़ लेना इसके बाद। फिर नेक्स्ट में हाँ, एरोमेटिक पढ़ लेना। और ये प्रायोरिटी 1 में डालना। और एक चीज है कि आप उसे तो आप ओसी डेली पढ़ो, क्योंकि ओसी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप पढ़ लो 2 दिन बाद फिर भूल गए, फिर पढ़े फिर भूले, तो कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। एक आप अकेले नहीं हो, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। और एक चीज नेक्स्ट थिंग्स है कि हाँ, फिर इसके बाद आप लोग बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ।
तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को आप क्या करना, एग्जाम से 1 वीक पहले पढ़। और यहाँ पे भी एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है शायद, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को भी आप पहले पढ़ लेना, एक वीक पहले। और लाइन बाय लाइन पढ़ना, बस एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहना और कहीं एक्स्ट्रा बुक मत सॉल्व करने लगना। और इसे एनसीईआरटी से पढ़ो, रीड ओनली एनसीईआरटी और सॉल्व पीवाई। और एक चीज ध्यान रखना कि मैथ बनाने में मजा आता है, एंजॉय आता है, लेकिन फैक्ट ये है कि मैथ एग्जाम के दिन रुलाता है और केमिस्ट्री एग्जाम के दिन हंसाता है, और साल भर केमिस्ट्री ही रुलाता है। तो ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ते रहिए। और एक चीज और कि 6 महीने अगर आप खुश रह के पढ़ लिए तो रिजल्ट अच्छा ही आना है। इसीलिए आप पास्ट को भूल जाइए, प्रेजेंट को सही कीजिए, फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। एक आप अच्छी आईआईटी में जा करके सिलेक्शन हो जाएगा, काफी अच्छा रहेगा। इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू। Please like, subscribe, and share. Thanks for watching.